पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जो सीरियल बाय सीरियल चला आ रहा है हम लोगों का, उसके बाद आज हम लोगों ने इसके पहले क्या पढ़ा था कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का अम्ल के साथ अभिक्रिया, और आज हम पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। क्योंकि जो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रहा था तो कौन सा गैस निकल रहा था, CO2 गैस निकल रहा था, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान रखिएगा कि परीक्षण कैसे करोगे। मान लेते हैं कि एक क्या ले लेते हैं, परख नली ले लेते हैं। उस परख नली में आप क्या काम करिए, सोडियम कार्बोनेट को ले लीजिए। ठीक है, Na2CO को ले लीजिए, सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, और ऊपर से इसमें क्या मिलाइए, HCl मिला दीजिए। क्या ले लीजिए, HCl। ठीक, अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए कि हमें बुक का फॉलो करना है, तो बुक के हिसाब से पढ़ना है। तो आप याद रखिए, एक कांच का छड़ ले लीजिए छोटा सा, और इसको क्या करिए, इसमें डाल दीजिए और इसको ढक्कन से कांच से ढक दीजिए। अब एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ से एक पाइप निकास नली, यानी एक पाइप लगी रहती है निकास नली, ऐसे ले जाते हैं और अगले परख नली में, दूसरे परख नली में, चलिए ठीक है, आज थोड़ा सा दूर से दिखाए, आपको समझा रहे, रखिएगा नहीं। ठीक है, आप ये क्या करिए, दूसरा एक परख नली लीजिए और उस परख नली में इस पाइप को और बढ़ाइए और परख नली में क्या करिए, चूने का पानी, इसका पानी, चूने का पानी। अब थोड़ा समझो, चूने का पानी कौन वाला भैया, चूने का पानी जो होगा वो वाला पानी, जब चूना देखो बैठ जाए एकदम पानी की तरह, जो है कलरलेस, जैसे पानी का तो कोई रंग नहीं, जब चूना घोल के आप रख दो, चूना जब बैठ जाए 2-3 घंटे में, ऊपर से एकदम पानी जो उसका रहता है, बस वही। ठीक है, परीक्षा उसमें परख नली में लीजिएगा। अब थोड़ा सिस्टम देखो कैसे हम कर रहे हैं। एक काम करें, सबसे पहले आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण में कि सबसे पहले हम एक परख नली लेते हैं, उसमें सोडियम कार्बोनेट और HCl को मिलाते हैं। उसके बाद उस परख नली में कांच की छड़ के द्वारा इसको मिलाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट और HCl को मिलाते हैं, जिसके कारण इसमें CO2 गैस निकलना शुरू होता है। ठीक है, फिर आप बताओगे कि परख नली में एक ये जो ढक्कन लगाते हैं उसे कार्क बोलते हैं, तो कार्क की ढक्कन से परख नली को ढक देते हैं, और उस कार्क में निकास नली लगी होती है। कार्क में क्या लगी होती है, निकास नली लगी होती है, जिससे CO2 गैस बाहर निकलता है। CO2 ऐसे जाता है, आगे गया CO2 गैस बाहर निकलती है। अब निकास नली का दूसरा सिरा दूसरे परख नली में लगा देते हैं, जिसमें पहले से चूने का पानी भरा होता है। ठीक है, चूने के पानी के साथ CO2 अभिक्रिया करके दुधिया रंग बना देता है। कैसा रंग, दुधिया रंग बनाता है, दुधिया रंग कर देता है। ठीक है, दुधिया रंग कर देता है, मतलब सफेद रंग बना देता है। कैसा रंग, सफेद रंग कर देता है। ठीक है, चूने के पानी को किस रंग का कर देता है, सफेद रंग का। ठीक है, लेकिन अगर ये सफेद रंग हो तो गया, कुछ देर तक और उसे में लगा रहने दीजिए, क्योंकि जब सफेद रंग होता है तो कुछ देर और CO2 अगर इसमें आएगा, देर तक CO2 आएगा, तो उसका रंग फिर से पानी की तरह हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षण इसी प्रकार होता है कि चूने का पानी सब बच्चे सोचते हैं कि वो तो पहले से ही सफेद है सर, फिर बता रहे सफेद नहीं। जब चूना बैठ जाए तो ऊपर का पानी निकालिए जो एकदम पानी की तरह होता है, उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो वो पानी सफेद दुधिया रंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर देर तक उसमें CO2 मिलाएंगे तो फिर से वो दुधिया रंग फिर से पानी में बदल जाएगा। क्यों होगा वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्या ले लेते हैं, चूने का पानी, CaOH का होल ट्वाइस, ये चूने का पानी ले लीजिए। इसमें क्या मिला आपने, CO2 गैस मिलाया। CO2 गैस जैसे ही मिलाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, और प्लस H2O बनेगा, प्लस पानी बन जाएगा। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए, ये जो प्रोडक्ट बना ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी कि संगमरमर या जो चाक होता है, चाक पाउडर, ये सब है। तो ऑलरेडी चाक तो सफेद होता है, तो इसलिए ये सफेद रंग हो गया, क्योंकि आपने देखा चूने के पानी में CO2 मिलने पर ये बनाता है, तो सफेद हो गया। ये जो प्रोडक्ट मिला इसमें, ठीक है,
प्रोडक्ट जो मिला ये बन गया, इसमें ये बना, क्या बना, CaCO3 बना। मान लेते हैं इसके अंदर CaCO3 बना, तो CaCO3 और H2O बन गया, ठीक है, जिसके कारण पूरा चूने का पानी सफेद हो गया। लेकिन इसी में और देर तक क्या, CO2 फिर मिलाइए, ये CO2 आते जाने दीजिए इसमें। तो जैसे ही अगर CO2 मिलाएंगे, यानी कि जो आपका CaCO3 इसमें बना सफेद रंग का, पानी के साथ और देर तक पाइप लगाए रहिए, CO2 और जाने दीजिए इसमें, तो इसका रंग बदल जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि पानी में घुल जाने के बाद जिसका कोई रंग नहीं होता, फिर से पानी की तरह हो जाता है, ठीक है, फिर से किसकी तरह हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको लिखना है तो सीधा लिखिए कि सबसे पहले एक परख नली लेते हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट और HCl को डालते हैं और उसे एक कांच की छड़ से हिलाते हैं, ठीक। फिर बताइए कि उसके बाद CO2 गैस निकलने लगता है, जिसे कार्क के ढक्कन से ढक देते हैं और कार्क में एक निकास नली लगी होती है जिससे CO2 गैस बाहर निकलने लगता है। इस निकास नली का दूसरा सिरा दूसरे परख नली में चूने के पानी में डाल देते हैं, जिसके कारण CO2 जब चूने के पानी में आता है CaCO3 और H2O बनाता है, जिसके कारण ये सफेद रंग हो जाता है, चूने का पानी सफेद रंग का होता है। कुछ देर और अगर CO2 आता है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट बना देता है, जिस ये भी पानी की तरह होता है, पानी में घुल जाता है, फिर से इसका रंग क्या हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है, सफेद से फिर से वापस पानी बन जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो थोड़ा सा अम्ल और क्षारक का परस्पर अभिक्रिया देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बात याद रखना कि जो चूने का पानी होता है उसमें CO2 गैस मिला तो सफेद रंग हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, ठीक है। अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, देखो अम्ल का मतलब हुआ खट्टा और क्षारक का मतलब हुआ कड़वा, ठीक है, जिसका स्वाद कड़वा होता है, ठीक है, और अम्ल यानी कि खट्टा होता है। तो जब खट्टा और कड़वा मिलता है तो लवण बनता है, यानी कि क्या, देखो अम्ल और क्षारक, अम्ल और क्षारक जब आपस में मिलेगा तो लवण बनाएगा, यानी कि क्या, नमक वाला काम करेगा, प्लस क्या बना देगा, जल बनाएगा, यानी कि क्या, पानी, है ना। तो आप परिभाषा में कहोगे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, उसके साथ जल भी बनाते हैं, या तो उल्टा बोलेंगे, बच्चे चाहे जैसे बोले रटिएगा मत, आप थोड़ा समझिए, कहिए जब अम्ल और क्षारक, या कुछ बच्चे ऐसे बोले जब क्षारक और अम्ल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, ठीक है। देखो आप समझो, अम्ल देख लेते हैं HCl ले लिए, प्लस क्षारक ले लिए NaOH ले लिए, ठीक है, ये कास्टिक सोडा यानी क्षारक है, ये अम्ल हो गया। जैसे ही मिलाएंगे तो देखिए Na और Cl आपस में मिलके बनाएगा नमक, NaCl, जिसे हम खाने वाला नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, प्लस इधर देखो H यहाँ H मिलके H2O प्लस H2O, ये हमारा पानी बन गया। तो देखो ये लवण बना और ये क्या बना, पानी बना। तो आपसे इसीलिए कहता है कि अम्ल और क्षारक मिलने पे क्या बनाते हैं, तो बताइएगा, जब अम्ल और क्षारक आपस में मिलते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, रखिएगा मत, उल्टा भी बोल सकते हैं, जब क्षारक और अम्ल, कुछ यहाँ से बोल रहे अम्ल और क्षारक, आप बोल सकते हैं क्षारक और अम्ल, परिभाषा वही है, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि गलत हो जाएगा, ठीक। अब अच्छा नया है, इसी में ये आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं, देखिए अगर उदासीनीकरण का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक आता है इसमें, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले एक और है इसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, थोड़ा सा समझो बच्चों, उदासीन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है,
मतलब न्यूट्रलाइज का मतलब हुआ दोनों का असर ही खत्म हो जाना। दोनों का क्या? असर ही खत्म हो जाना। ठीक है, थोड़ा देखो कैसे हो रहा कि जब अम्ल प्लस क्षारक, आप इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा। अच्छा, अम्ल का स्वाद खट्टा। आपको यही बताया था, जो खट्टा होता है वो अम्ल होता है, जो कड़वा होता है ये चिकना होता है साबुन की तरह, वो क्षारक होता है। अब ये आपस में मिलते हैं तो अभी आपने पढ़ा क्या बनता है? लवण, यानी क्या बनता है? नमक। क्या बनता है? नमक। प्लस क्या बनता है? जल, यानी कि पानी। तो उदासीनीकरण में आप देखो कि जो अम्ल का स्वाद है यानी खट्टापन, वो भी खत्म हो गया। क्षारक का भी स्वाद जो कड़वापन था खत्म हो गया। तो क्या बना अंत में? लवण बना, यानी कि नमक। नमक का स्वाद जो बना, ना तो खट्टा रहा ना तो कड़वा रहा, नया स्वाद बन रहा है। नमक का नया टेस्ट आता है ना, ना वो खट्टा लगता है ना तो कड़वा लगता है उन्हें। तो आप कहोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक का, या तो आप सिंपल सा सीधा पहले बताएंगे, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण, लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक का स्वाद खत्म हो जाता है। जिसमें अम्ल और क्षारक का स्वाद खत्म हो जाता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक का स्वाद खत्म हो जाता है, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब नमक बन गया ना, तो न खट्टा लग रहा न कड़वे लग रहा है। अगर नींबू के रस को डिटर्जेंट में मिला दीजिए तो नमकीन लगने लगेगा। डिटर्जेंट खाओगे कड़वा लगेगा, नींबू का रस खाओगे खट्टा ले, लेकिन नींबू का रस डिटर्जेंट पाउडर में मिला दो, मिला के चेक करोगे तो नमकीन लगेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में भी है। आप तो ऐसे ही बता रहे हैं, आप थोड़ा समझो। जब हम खाना खा लेते ज्यादा या बासी खाना खा लेते हैं, या तो खाना खाते भाई, अगर खाना खा लेते तो हमारे आमाशय में ठीक है, खाना जो आता है तो खाने के साथ बैक्टीरिया आ जाता है, और बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारा आमाशय HCl बनाता है। ये क्या है? अम्ल है। बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl बना लेता है, अम्ल है। और जब ज्यादा अगर आप खाना खा लेते तो ज्यादा HCl बन जाता है पेट में, जिसके कारण पेट में दर्द होने लगता है, या तो कच्ची डकार आता है, खट्टा खट्टा डकार आने लगता है। समझ में है? जब आप बासी खाना खा लेते हैं या मसालेदार वाला खाना अधिक खा लेते हैं, तो खाने के साथ बैक्टीरिया पेट में जाता है, तो आमाशय में खाने के बैक्टीरिया, जो खाने के साथ बैक्टीरिया, उसको मारने के लिए आमाशय क्या बनाता है? HCl अम्ल बना देता है, जो खाने में आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है। लेकिन कभी कभी जब ज्यादा खा लेते हैं तो वो HCl भी पेट में ज्यादा बन जाता है, जिसके कारण पेट में दर्द होने लगता है या तो कच्ची ठकार आता है। अब ये है अम्ल। इसके असर को खत्म करना तो हमें क्या लेना चाहिए? क्षारक, क्योंकि अम्ल और क्षारक मिलकर नमक बन जाएगा। तो आप सोचो HCl तो पेट में बना है, क्षारक लेने का मतलब है कि खाने वाला सोडा भी क्षारक है, NaCO3। थोड़ा समझो, डॉक्टर इसे बोलता है एंटासिड। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो कहेंगे पेट में दर्द हो रहा, तो इनो का पाउडर इनो दे देगा, या तो खाने वाला सोडा, सोडा देगा नहीं, डाइजिन वगैरह। वो अपने भाषा में बोला एंटासिड, मतलब क्या? क्षारक, क्षारकीय पदार्थ। ठीक है, तो वो आपको दे दिया, आपके पेट में HCl बना था, आप खाने वाला सोडा लेके आए इनो के नाम पे, आप खुश होके खा लिए, उसको पी लिए। जैसे पिएंगे तो ये क्षारक और ये अम्ल आपस में मिल के क्या बना देगा? पेट में लवण यानी नमक। न तो खट्टा रहेगा न कड़वा रहेगा, नमक बन जाएगा, और पेट में आपको जो दिक्कत थी वो क्या हो जाएगा? आराम हो जाएगा। तो भैया अगर खट्टा मतलब जो खट्टी डकार आती है तो उसमें भूल से या पेट में जब दर्द हो तो गलती से फिर नींबू पानी मत पीजिएगा। ठीक है, उसको पियोगे तो और अम्ल बन जाएगा और दिक्कत करेगा। अब गर्मी में क्या करते हैं? और दही वही खा लेते हैं, लस्सी खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, तो जिससे एसिड का मात्रा और बढ़ जाता है, तो दिक्कत आ जाती है, लोटा लेके दौड़ने लगोगे। ठीक है, तो फिर वही ग्लूकोज चढ़ेगा। इसलिए आपको बेसिक चीज लेना है। ठीक है, गलती मत करिएगा कि कच्ची ढकार आ रही तो उसमें हम और जो है दही खा लें, पेट ठंडा, पेट ठंडा नहीं और अम्ल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा ध्यान रखिएगा कि घर में जब दिक्कत होती है तो
मम्मी लोग या सिस्टर लोग क्या करती हैं, पेट में दर्द, नींबू पानी पी लीजिए। ऑलरेडी अम्ल की कारण पेट में दर्द हो रहा है, वही में और नींबू पानी, तो नींबू पानी और आप ले लेंगे, अम्ल और बन जाएगा, दिक्कत बढ़ेगा। हाँ, इनो पीजिएगा या खाने वाला सोडा या डाइजिन वगैरह सिरप, वो सब एंटासिड है यानी क्षारकीय पदार्थ है। ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। ठीक है। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की क्रिया। चलिए थोड़ा समझिए, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया, ये होता क्या है, थोड़ा समझो। अम्ल का मतलब बताए खट्टा, धात्विक ऑक्साइड, थोड़ा नाम देखो, है तो धात्विक ऑक्साइड, लेकिन नाम है धात्विक ऑक्साइड, काम कैसा, क्षारकीय प्रकृति है। क्षारक है ये, क्षारकीय प्रकृति का होता है। यानी कि अम्ल किससे मिल रहा है, क्षारक से। है तो धात्विक ऑक्साइड, लेकिन अम्ल किससे मिल रहा है, क्षारक से, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति का होता है। तो इसलिए कहते हैं अम्ल धात्विक ऑक्साइड जब क्षारक, अभी आपने पढ़ा कि जब अम्ल क्षारक के साथ मिलता है, क्षारक से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है, लवण प्लस जल यानी पानी। तो आप बताओगे क्षारक कौन है, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। तो आपसे एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछता है धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, तो बताइएगा क्षारक प्रकृति का। किस प्रकृति का, क्षारक। ठीक है। तो धात्विक ऑक्साइड बोले मतलब क्षारक है। अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है। अम्ल यानी धात्विक ऑक्साइड का मतलब भैया क्षारक। अभी हमने बताया कि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता तो लवण और जल बनाता, हम नाम बदल दिया, थोड़ा समझो कि अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। चलिए देखते हैं। अम्ल हमारा मान लीजिए HCl ले लिया हमने, प्लस क्षारक, क्षारक वो भी कैसा, धात्विक ऑक्साइड, CuO ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। चलो मिलाते हैं इसको, जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे CuCl2 बनेगा, CuCl2 यानी कि लवण बन गया, प्लस आगे देखो H2O बन रहा है, बैलेंस कर लीजिए, दो हाइड्रोजन है। थोड़ा सा देखिए, परिभाषा में कहेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो परिभाषा बताओगे कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात, फिर सुन लीजिए। जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण होता है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति की होती है। ठीक है। और ये आप इसका एग्जाम्पल देखिए, ये अम्ल है, ये धात्विक ऑक्साइड है, Cu मतलब धातु है, O का मतलब ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड आपस में, ठीक है, अम्ल के साथ मिला और ये लवण बना और जल का निर्माण हो गया। फिर अब हम पढ़ेंगे क्या, क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। किसके साथ, क्षारक के साथ। अब हम पढ़ेंगे क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया या अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। सुने, अभी आपने देखा कि जो धात्विक था वो क्या था, क्षारक, और ये क्या है भैया, अधात्विक है बच्चों, ये क्या है, अधात्विक, तो ये अम्ल होगा, ये क्या होगा, अम्ल। समझ में आई बात, यानी धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति का होता है और अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के प्रवृत्ति का होता है। तो अभी आपने फिर वही चीज मिलेगा ना, क्योंकि यहाँ क्षारक है और यहाँ क्या है, अम्ल है। क्षारक और अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं। चलिए आपको समझने के लिए फिर से हम कर देते हैं। ठीक, थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे कि क्षारक, क्षारक हो गया प्लस अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, थोड़ा समझिए। अधात्विक ऑक्साइड कैसा है, अम्ल है। ठीक है बच्चों, अधात्विक ऑक्साइड क्या है, अम्ल है। अभी आपने देखा कि जो क्षारक है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, लवण, क्या देता है, लवण और जल बनाता है।
ठीक है, तो थोड़ा समझो कि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल प्रवृत्ति का होता है। देखो एग्जाम में पूछ भी लेता है कि धात्विक ऑक्साइड कैसा होता है, तो आप कहेंगे क्षारक प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? क्षारक। और अधात्विक ऑक्साइड तो आप बताइएगा अम्ल प्रवृत्ति का होता है। अच्छा आप ये बताओ कि ये क्षारक है, ये अम्ल है, तो क्या बनेगा? लवण ही तो बनेगा। क्या बनेगा? लवण बनेगा। और जल लवण यानी कि नमक बनेगा। हम हमेशा बोलते हैं कि लवण बन रहा है। चलिए इधर देखते हैं, आप देखिए CaOH का होल्डवाश यानी कि चूने का पानी ले लीजिए, ठीक है, इसमें अधात्विक ऑक्साइड CO2 मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? CO2। अभी आपने देखा कि चूने के पानी में CO2 मिलाते हैं तो CaCO3 बनता है और प्लस H2O बन जाता है। क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। परीक्षण में अभी आपने देखा ना कि चूने के पानी में CO2 गैस मिलाते हैं तो सफेद रंग का लवण बनता है, जिससे चूने का पानी किस रंग का हो जाता है? दुधिया रंग हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? दुधिया रंग। और ज्यादा देर तक में और मिला दो, सोचो और दुधिया हो जाएगा, और दुधिया नहीं होगा, वो एकदम में से पानी का कलर बन जाएगा, फिर से दुधिया गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो अगर हम परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे कि जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्ल के प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्ल के प्रकृति का होता है। देखिए ये क्षारक है, ये अधातु ऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन अधातु है, वो ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड के साथ मिला और लवण जल का निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब नया हेडिंग रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का जो कार्य होता है वो क्या होता है। ठीक है, जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक का कार्य। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल। बाद में किसके बारे में पढ़ेंगे? क्षारक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल के बारे में, फिर बाद में पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। अब ये कल पढ़ेंगे।